जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर चल रही होगी। पर फिर भी आज का युवा जिस ज़िंदगी की ओर जा रहा है, ज़िंदगी की जिस डोर की तरफ जा रहा है, उस डोर पर शायद नहीं जाना चाहिए। कुछ बेहतर भी जा रहे हैं, कुछ बेहतर नहीं जा रहे हैं। जो बेहतर नहीं जा रहे हैं, आज का सेशन उनके लिए है। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक्स के बारे में। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, पॉर्न वर्सेस ब्रह्मचर्य। एक्चुअलिटी में इन शब्दों के मतलब क्या है मैं आपको पहले वो बताता हूँ। पॉर्न का सीधा सीधा मतलब होता है गलत चीज़ों से, गलत बातों से, गलत ध्यान से, गलत अट्रैक्शन से। और वो सारी चीज़ें एक ही तरफ से आती हैं। मनुष्य के पांच विकार कौन कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। उनमें से जो काम है वो सबसे खतरनाक विकार है, डिसऑर्डर है, डिजीज है। सच कहूँ तो ये इंसान के अंदर का ही एक गुण है या फिर अवगुण है, जो भी कहा जाए, लेकिन इंसान के अंदर इसका वास है। काम मतलब सेक्सुअल थॉट्स एंड डिजायर्स। उसको फुलफिल करने के लिए की गई एक्टिविटीज को कामुक एक्टिविटीज कहा गया है, जिसके बारे में हमारा इंडियन कल्चर कामा सूत्र काफी पुराना है। शायद डेफिनेटली सबसे पुराना कल्चर हमारा इंडिया का है। बट बावजूद उसके सेक्स एजुकेशन के नाम पर इंडिया में इस चीज को अभी तक उजागर नहीं किया गया है। बुक्स में भी सारी नॉलेज होती है, लेकिन इसको टीचर देने से कतराता है। अगर टीचर इसको ढंग से देना चाहे तो बच्चे इसको देने में प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस में आते हैं। लाइक सेम एक्सप्लेनेशन अगर बच्चे को कही जाए कि आप क्लास में दो, तो वो संकोच करेगा, वो बोलेगा ये वर्ड्स मैं बोलूँ भी कैसे, और सुनते वक्त भी वो मुस्कुरा पड़ता है। गलत बात या मुस्कुराना नहीं है, लेकिन उस टॉपिक को लेकर अपने आप को हीन समझना ये कमी है, गलती है। खैर, जितना हम कर सकेंगे उतना हम डेफिनेटली करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सेशन की, जहां पर हमने पहला शब्द जाना पॉर्न और दूसरा शब्द हमने जाना ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का मतलब लोग समझते हैं कि अपने सीमन को कंजर्व करके रखना, अपने सीमन को बचा कर रखना, इसी को कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो नहीं, ब्रह्म का मतलब होता है सत्य। ब्रह्म और ब्रह्मा में फर्क है। ब्रह्मा एक देव है, मैं ब्रह्म की बात कर रहा हूं। जो ब्रह्म है, ब्रह्म, इस ब्रह्म का मतलब ये ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म मतलब इंसान कहीं फंस जाए, भटक जाए। ब्रह्म का मतलब होता है सत्य, जैसे कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, सत्य का मुहूर्त, असली सत्य समय जिसमें इंसान को जागना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य, चर्य का मतलब है आचरण। आचरण का मतलब डिसिप्लिन, जिस तरीके से आप चल रहे हैं, जिस तरीके से आप रेगुलेट कर रहे हैं अपने आप को मॉनिटर कर रहे हैं। तो सत्य की राह पर चलते हुए अपने आप को रेगुलेट करना, इसी को सच में ब्रह्मचर्य कहते हैं। इसलिए कहा जाता है 100% ब्रह्मचर्य को तो फॉलो कर पाना मुश्किल है, लेकिन उसका सबसे बड़ा भाग जिसको मैंने बताया काम, इस पर अगर विजय पाई जाए तो इंसान काफी तरक्की भी कर सकता है, यहां तक कि अपने दिमाग को स्टेबल रख सकता है। आज की जिंदगी में दिमाग को स्टेबल रख सकना, यही तो इंपॉर्टेंट बात है। चलिए बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को लेकर। राम का नाम तो कहो जय श्री राम। सबसे पहला पॉइंट है मास्टरबेशन, इस पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद है नाइटफॉल। ये दोनों बॉयज के लिए बहुत जरूरी है। पहले बात करते हैं मास्टरबेशन की। तो ये चीज क्या है, हल्का सा आइडिया देना चाहूंगा। सीमन एक्चुअली जिसे हम हिंदी में वीर्य कहते हैं, अगर नर के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा, किसी मानव नर के द्वारा, मेल के द्वारा अगर जानबूझकर इस सीमन को इजैकुलेट किया जाए, इजैकुलेट का मतलब होता है बाहर निकालना। जो पीनिस नाम का ऑर्गन है, लिंग नाम का ऑर्गन हमारा है, उससे अगर हम बाहर निकालते हैं सीमन को, तो इसी को कहा जाता है मास्टरबेशन। पर यह सब जानबूझकर किया जा रहा है, ठीक है। नाइटफॉल क्या है, नाम से पता लग रहा है नाइट और फॉल। फॉल मतलब गिरना, अर्थात उसी सीमन का गिर जाना। ये कोई चीज नहीं है जो कि यूं गिर जाएगी, डेफिनेटली इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग इरेक्शन चाहिए पीनिस में। तो नाइट मतलब रात्रि के समय, स्वप्न में, ड्रीम्स में। अदरवाइज कभी कभी ऐसा होता है कि बिना ड्रीम के भी ये कहानी सच हो जाती है। खैर, बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो कंट्रोल, मास्टरबेशन पे हमारा कंट्रोल है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि एक वॉलंटरी मूवमेंट है। इस पर हम खुद अपना रेगुलेशन शो करते हैं, लाइक स्केलेटल मसल्स के थ्रू। ये काम हाथों के थ्रू भी किया जाता है। माने स्केलेटल मसल के थ्रू एक स्मूथ मसल को, एक्चुअली हमारे पेनिस में जो मसल्स होती हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं, और हमारे हाथों में जो मसल्स होती हैं, लाइक आप ये देखिए, मैं मेरा हाथ मूव कर पा रहा हूं अपनी इच्छा से, लेकिन पेनिस को मूव कर पाना इच्छा से पॉसिबल नहीं है। हाँ, किसी ना किसी इरेक्टाइल मूवमेंट के थ्रू, या फिर किसी ना किसी एक ऐसे पिक्चर के थ्रू, या किसी ना किसी विजुअलाइजेशन और थॉट के थ्रू उसको इरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बात करते हैं तो वॉलंटरी मूवमेंट मास्टरबेशन में, जिसमें इंसान अपनी स्केलेटल मसल के थ्रू स्मूथ मसल को डिस्ट्रॉय करता है, उसका यूज करता है, उसको ह्यूमिलेट करता है। और नाइटफॉल एक इनवॉलंटरी मूवमेंट है, जिसमें इंसान की स्मूथ मसल अपने आप ही इस काम को अंजाम दे रही है, उसकी स्केलेटल मसल्स का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। मेरी हर एक बात आपके बहुत काम की होने वाली है, और ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं होने वाला है कि मैं आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज दे रहा हूं, बल्कि नीचे अगर आप देख सकते हो तो मैंने यहां पर सोल्यूशन भी बताया है। सोल्यूशन जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, और सोल्यूशन में एक एक्सरसाइज मैंने डाली है, इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। लेकिन जो लोग हबड़ा तबड़ी में आए हो कि नहीं हमें पहले एक्सरसाइज बता दो, वो लोग प्लीज चले जाएं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इस एक्सरसाइज को आप सीधा सीधा अगर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो भी फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप ये बातें जान लेंगे, उसके बाद ये जान लेंगे कि एक्सरसाइज आखिर है क्या और इसे सच में करना कैसे है, क्योंकि इसको करने के दो फॉर्म्स हैं। उन फॉर्म्स में से एक स्पेशल फॉर्म है जो आप नेचुरली अपने आप से नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद आप इसको डेफिनेटली कीजिए, आपको असर मिलेगा। अब जानते हैं प्रॉब्लम के बारे में। भाई प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों बातों से प्रॉब्लम क्या है? क्या ये दोनों बीमारियां हैं? क्या ये दोनों डिजीज हैं? क्या ये दोनों डिसऑर्डर है? जी नहीं, दोनों ही चीजें बीमारी नहीं है। इसलिए जो लोग अपने आप को इन बातों से हीन समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप में कमियां समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज वैसा ना करें। अपने आप को ह्यूमिलेट ना करें, अपने आप को परेशान ना करें, अपने आप को कोसे ना। ये सब चीजें कोई बीमारी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, फिर ये सब चीजें दिक्कत क्यों देती हैं, धीरे धीरे समझेंगे। दिक्कत देती है मतलब प्रॉब्लम होती है ना। आओ प्रॉब्लम के बारे में समझते हैं। मास्टरबेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मास्टरबेशन को करने के तुरंत बाद फीलिंग ऑफ गिल्ट प्लस एंगर, माने इन दो इमोशंस को इंसान एक साथ झेल रहा होता है। गिल्ट, उसे गिल्ट होता है, दुख होता है, इस बात का खेद होता है, लेकिन साथ ही साथ उसे एंगर भी आता है। दुख हो रहा है, उसका कारण क्या है, और एंगर आ रहा है, उसका कारण क्या है। मैं आपको पहले एंगर का कारण बताता हूं। एंगर इसलिए है क्योंकि मास्टरबेशन या नाइटफॉल दोनों कंडीशन में इंसान का सीमन बाहर जा रहा है। इस सीमन को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? कैल्शियम आयंस चाहिए, काफी सारे एंजाइम्स चाहिए,
फ्रूट की शुगर चाहिए जिसे फ्रक्टोज भी कहते हैं, इसलिए फ्रूट खाना बॉयज़ के लिए अच्छा और सेहतमंद होता है, खानी चाहिए बॉयज़ को। तो ये सब चीज़ें खाकर इंसान अपनी रगों में जान भरता है, दिनों दिन उस सीमन को अंदर ही अंदर कॉन्स्टिट्यूट करता है, बनाता है। बावजूद उसके अपनी एक हरकत, छोटी सी हरकत के थ्रू चंद मिनटों के अंदर अंदर अगर वो अपनी सीमन को खुद से इजैकुलेट कर रहा है तो उसे खुद पर गुस्सा आएगा ही नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। तो एक साइंटिफिक फैक्टर कुछ भी नहीं। तो एंगर का इमोशन आया, गिल्ट का इमोशन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सडनली उसने अपना सारा न्यूट्रिशन बर्बाद कर दिया जो उसने दिनों दिन बनाया था। ठीक है, नाइटफॉल की बात करें तो वहां प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वहां भी गिल्ट की है, गिल्ट की प्रॉब्लम दोनों में, क्योंकि न्यूट्रिशन दोनों में बॉडी का बर्बाद हो रहा है। दूसरी बात, लॉस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट का लॉस हो रहा है। तो वो यहां नहीं होता, वहां ज्यादा होता है, यहां नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये इंसान के जीते जागते स्वरूप में हो रहा है जब वो जाग रहा है, अपने हाथों से कर रहा है इस काम को, किसी न किसी प्लेजर के लिए कर रहा है इस काम को। लेकिन वहां पर प्लेजर तो नहीं, लेकिन रातों रात इंसान को पता तक नहीं चलता कि ये काम हो गया। सुबह उठकर उसे लगता है मैंने प्लेजर के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया था, मैं अपने आप को रोक कर बैठा था, ये काम नेचर ने किया। लेकिन यहां पर एंगर का कोई इमोशन नहीं है, क्योंकि नेचर पर गुस्सा दिखाना इंसान के बस की बात ही नहीं है। इसलिए इंसान खुद पर गुस्सा दिखा सकता है, लेकिन कुछ ही देर तक का गुस्सा है। जैसे हार्मोनल बैलेंसिंग होती है, उसके बाद इंसान के दिमाग से गुस्सा गायब हो जाता है और फिर अपनी डेली लाइफ में आगे बढ़ता है। यहां पर सेल्फ रेस्पेक्ट का लॉस ही होता है, क्योंकि उसे ये फील होने लगता है कि कहीं ना कहीं पीनिस की मसल्स कमजोर है। नहीं, पीनिस की मसल्स कमजोर नहीं है। फर्क बस इस बात का आता है कि स्केलेटल मसल को तो आपने खुद मूव करा लिया, डंबल्स उठाते वक्त आपने स्केलेटल मसल को तो मूव करा लिया, तो जितना मूव कराया उतनी स्ट्रांग बनी। मूव नहीं कराया तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रह गई। लेकिन स्मूथ मसल का क्या उसे डंबल उठवाओगे? नहीं उठवा सकते। अर्थात स्मूथ मसल को आप वर्कआउट नहीं करवा सकते, उसको आप चलाकर स्ट्रांग नहीं बना सकते, वो नेचुरली स्ट्रांग बनती है। इन नेचुरली स्ट्रांग बनाने के तरीके मेडिसिन हैं, बिल्कुल हैं, पिल्स हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वो 100% इफेक्टिव होने के साथ साथ क्या 100% या यूं कहो कि 0% साइड इफेक्ट के साथ आती हैं? नहीं आती है। 100% विदाउट साइड इफेक्ट्स क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? नहीं है। इसलिए पिल्स एक बेटर ऑप्शन तो नहीं है। बात करते हैं सेल्फ डाउट की। नाइटफॉल की कंडीशन में जब एक्सट्रीमली एक वीक में ज़्यादा बार होने लगता है, तब इंसान को खुद पर ही डाउट आने लगता है कि अरे यार, कहीं वाकई में कोई इनर कमजोरी, इनर वीकनेस तो नहीं है मुझमें। एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसका कारण बस यही है कि ये चीज़ें नेचर के बस में, आपके बस में नहीं है। इसलिए जब इसे नेचर कर रही होती है तो आपको ये फील होता है कि नेचुरली ये काम हो रहा है। या तो मैं कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, तो कॉमन था, लेकिन अब नेचुरली बार बार हो रहा है। एक वीक में कई बार 2 से 3 बार नाइटफॉल हो जाता है, कईयों का 4 बार, और कई बार 1 बार भी नहीं होता। उस वीक इंसान कुछ भी रह सकता है। लेकिन उसका रीजन क्या है? देखो, इनके अमाउंट्स को, सीमन के अमाउंट का बाहर निकलना या फिर सीमन कितनी बार बाहर निकल रहा है नाइटफॉल के थ्रू, इसका मेन रीजन ये नहीं है कि आपका पीनिस कमजोर है। पीनिस कमजोर नहीं होता, पीनिस में स्मूथ मसल्स हैं। कहा जाता है कि स्केलेटल मसल का जितना ज्यादा यूज होगा ये उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेगी, और स्मूथ मसल का जितना ज्यादा यूज होगा वो उतनी वीक रहेगी, क्योंकि आप उसका न्यूट्रिशन यूमिलेट करके निकाल रहे हो। तो पीनिस तो कमजोर नहीं है इस कंडीशन में, बस उसका यूज ज्यादा हो रहा है, इसलिए वो थक जल्दी रही है। फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? बार बार क्यों नाइटफॉल हो रहा है? उसका कारण टेस्टिकल्स का वॉल्यूम है। हो सकता है कई बार आप ऐसी डाइट ले रहे हो, सुना मेरी बात, कई बार आप ऐसी डाइट ले रहे हो जो कि हाईली न्यूट्रिटिव है, जिसका न्यूट्रिशन बहुत जोरदार है, और वो सुपाच्य है, मतलब डाइजेस्टेबल है, फटाफट से डाइजेस्ट होती है वो। उस कंडीशन में आपकी बॉडी को स्पीड में न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, बॉडी अब्सॉर्ब करेगी न्यूट्रिशन को। उस कंडीशन में टेस्टिकल्स और पीनिस अपनी रिकवरी के लिए उस न्यूट्रिशन को पहले लेने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, वहां तक तो न्यूट्रिशन पहुंचेगा। उस कंडीशन में जब टेस्टिकल्स का वॉल्यूम एक्सीड करेगा, एक्चुअली वॉल्यूम का मतलब यह है कि टेस्टिकल्स की हर एक सेल को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। उस कंडीशन में इसी सीमन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए जब टेस्टिकल का वॉल्यूम एक्सीड करता है तब पीनिस की जो मसल्स हैं, न्यूट्रिशन डेफिनेटली उनको मिलेगा। मसल्स एक बार दोबारा एक्टिव हो चुकी हैं, लेकिन बार बार यूज करने की वजह से वो मसल्स अब ज्यादा थकान को या ज्यादा इरेक्शन को सपोर्ट नहीं कर पाती, इसलिए एक छोटे से इरेक्शन में वो अपनी आपा खो बैठती हैं और उस सीमन को इजैकुलेट कर बैठती हैं। और इसके भी कई सारे रीजंस हैं। कई लोग सलाह देते हैं इंटरनेट पर कि यूं सो, वैसे सो, उल्टा सो, सीधा सो, अलग अलग तरीके हैं। कई लोगों ने कीगल एक्सरसाइज को भी इंट्रोड्यूस किया है। कितनी इफेक्टिव है ये सब? कहाँ तक इफेक्टिव है? शायद आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा, मैंने भी खूब सुना इन बातों के बारे में, लेकिन ये सब बातें कितनी इफेक्टिव हैं और वाकई में इनके इफेक्ट दिखते भी हैं? अगर दिखते हैं तो बहुत लंबे टाइम में दिखते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। पीनिस को अगर आप एक पाइप की तरह माने, एक साइंटिफिक मैथोडोलॉजी की तरफ लेके चलता हूँ आपको मैं, अगर पीनिस को आप एक पाइप की तरफ माने तो उस पाइप को जब आप यूज़ नहीं करते हैं तब वो पाइप एकदम स्ट्रांग रहता है, लेकिन लंबे टाइम तक अगर किसी पाइप को यूज़ लिया जाता है ना, तो पाइप थोड़ा सा कचरे सा भर जाता है, वो पाइप कहीं से टूट भी सकता है, वो पाइप कहीं से नरम हो जाता है, मतलब उसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या यूँ कहो कि वो धीरे धीरे डैमेज हो रहा होता है। सेम काम पीनिस के साथ भी है, लेकिन अगर रिकवर किया जाए उस पाइप को दोबारा, तो क्या आप एक बार में रिकवर कर लेंगे? नहीं। ठीक उस तरीके से पीनिस को रिकवर करने के लिए भी वक्त लगता है। और ये जानते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जितनी प्रॉब्लम्स आपने देखी, चाहे मास्टरबेशन की प्रॉब्लम, चाहे नाइटफॉल की प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स का रीजन क्या है? ये प्रॉब्लम हमको फील क्यों हो रही है? आखिर क्या है इनका मेन कारण? मैं आपको बता भी चुका हूं, इसलिए शॉर्ट में बताऊंगा। विलिंगली यू आर डूइंग दिस, मास्टरबेशन को आप विलिंगली अपने हाथों से कर रहे हो, इसलिए गुस्से जैसा फील आता है। गिल्ट का फीलिंग तो दोनों में आएगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में बॉडी से न्यूट्रिशन निकल जाता है। लेकिन एंगर का इमोशन यहां पर इसलिए आता है क्योंकि आप विलिंगली अपनी इच्छा से इसे कर रहे हैं, अपने हाथों से इसे किया जा रहा है, इसलिए गुस्सा आता है कि क्यों अपने हाथों से अपना न्यूट्रिशन बर्बाद किया। बात करें नाइटफॉल की, तो वहां पर इन सब चीजों के पीछे जो रीजन है वो है इनर स्ट्रेंथ का और पावर का धीरे धीरे कम होना। क्या वो यहां कम नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। लेकिन मैंने क्या बताया कि इंसान खुद को ब्लेम देने में पीछे हट जाता है, सामने वाले को ब्लेम देने में पीछे नहीं हटता। बस एक ये कंडीशन है जब इंसान अपने आप को ब्लेम दे रहा है।
लेकिन अपने आप को ब्लेम भी इस वक्त न्यूट्रिशन के लिए नहीं दे रहा है, इस वक्त इसके लिए दे रहा है कि हमने ये गलती कर ली है। इसका फीलिंग इतना नहीं है जितना इसका फीलिंग है, इसलिए इंसान इसमें दुखी ज़्यादा होता है, वरना रिकवरी तो इसकी भी होती है। और नाइटफॉल के दौरान क्योंकि नेचर ने काम किया है, बस वो कोस नहीं सकता, इसलिए इनर स्ट्रेंथ और पावर के कम होने का दुख उसको सताता रहता है, साथ में फिजिकली वीक भी हो रहा है। बात करें अफेक्ट इन सब रीजंस का अफेक्ट क्या पड़ने वाला है, किस चीज़ पर अफेक्ट डालने वाले हैं सब। अफेक्ट की बात करें तो मास्टरबेशन के अंदर विलिंगली डूइंग, जब आप मास्टरबेशन को अपने हाथों से चलाकर करते हैं, उस कंडीशन में हार्मोनल इंबैलेंसिंग जो होती है वो जब रिकवरी होती है तब जाकर इंसान ठीक होता है। अदरवाइज जब तक इंबैलेंसिंग चलती है तब तक इंसान का दिमाग कभी ठिकाने पर नहीं रहता, शांति नहीं रहती, इनर पीस गायब हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो रहा है। डेफिनेटली वो दोनों ही जगहों पर हो रहा है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। प्लेजर सडनली स्टॉप होता है यहाँ पर मास्टरबेशन के बाद। सडनली दो बातों की वजह से गुस्सा आता है। एक, क्योंकि जब इंसान मास्टरबेशन के आनंद में डूबा हुआ है तब उसको एंगर नहीं आएगा, एंगर उसको बाद में आता है जब सीमन इजैकुलेट होता है, मतलब पहला न्यूट्रिशन का लॉस हुआ। दूसरा, इंस्टेंट मिलने वाला प्लेजर जो है सडनली स्टॉप कर जाता है। साथ में क्रिएटिविटी नष्ट होती रहती है वक्त के साथ साथ, इंसान की सोचने समझने की क्षमता खत्म होती रहती है। क्योंकि बात यह है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर एडिक्टिव हैं, किसी चीज़ के पीछे अगर आप हाथ धोकर पड़ चुके हैं, तो आपको उस चीज़ के अलावा और कोई चीज़ नहीं दिखेगी। और ये किसी भी बात के लिए, एक खाने वाले इंसान से पूछो खाने की कीमत क्या है, एक माँ से पूछो बच्चे की कीमत क्या है, तो वो सब एडिक्टिव है। एक माँ अपने बच्चे को लेकर एडिक्टिव है कि नहीं मेरे बच्चे ने खाना खाया या नहीं खाया, तो एक माँ को अपने बच्चे का ख्याल आता है। एक भूखे इंसान को अपने भोजन का ख्याल आता है कि मुझे बस भोजन चाहिए, मुझे पेट भरना है। जिसको सांसें ना मिल रही हैं उसे सांसों की जरूरत होती है, जो बहुत प्यासा हो उसे पानी की जरूरत होती है। बस वो सब काम किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं, लेकिन क्योंकि एक ही इंसान की जिंदगी में ये काम घिरा चला आ रहा है, इसलिए इंसान इसके लिए इतना एडिक्टिव होकर अपनी लाइफ में 24 आवर्स का टाइमिंग इसी को दे देता है और फिर इसी के बारे में सोचता रहता है। इसलिए ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा परेशान करती है। बात करें नाइटफॉल की तो उसमें सिंगल चीज़ है न्यूट्रिएंट का लॉस। सर हार्मोनल इंबैलेंसिंग वहाँ नहीं होती है क्या, क्रिएटिविटी वहाँ खत्म नहीं होती है क्या? बात यह है कि जब इंसान रात की नींद में होता है ना, तब वो जानबूझकर काम नहीं कर रहा है, अनजाने में काम हो रहा है। और अनजाने में होने वाले इस काम के दौरान उसने खुद किसी थॉट को अपने दिमाग में लाया नहीं है, नेचुरली जो थॉट उसके दिमाग में आया सो आया। और जो हार्मोनल इंबैलेंसिंग है वो यहाँ पर तो फटाफट से ही दिखती है, हार्मोन के द्वारा मिलने वाला सडन प्लेजर अचानक रुकता है, जो प्लेजर है वो सडनली स्टॉप कर जाता है। लेकिन यहाँ पर रात की नींद में पता तक नहीं चलता और ये मॉर्निंग तक हार्मोन बैलेंसिंग कर देता है, इसलिए इंसान की नींद बहुत सुकूनदायक खुलती है। जिस टाइम ये प्रॉब्लम हो जाती है उस टाइम इंसान जागता जरूर है, लेकिन दोबारा क्योंकि नींद के नशे में, इसलिए वो नींद दोबारा उसको आराम दे देती है। बात करें नेट इजैकुलेशन ज़्यादा कहाँ होता है, क्या घातक है, अगर सोचा जाए तो क्या खतरनाक है, मास्टरबेशन या नाइटफॉल? कंपैरेटिवली मास्टरबेशन ज़्यादा खतरनाक है। उसका कारण क्या है? मास्टरबेशन इच्छाओं के साथ किया जाता है, मैंने लिखा है ना विलिंगली यू आर डूइंग दिस, तो इच्छाओं के साथ किया जाने वाले काम को हमेशा ज़्यादा बार किया जाता है। और मैंने एक बात बता दूं, कई लोग सोचते हैं कि नाइटफॉल में ज़्यादा सीमन निकलता है या फिर मास्टरबेशन में ज़्यादा सीमन निकलता है। सीमन का रिलेशन, सीमन के अमाउंट का रिलेशन इस बात से नहीं है कि वो कौन सी प्रोसेस से निकल रहा है, बल्कि इस बात से है कि वो कितने कितने दिन को गैप में निकल रहा है। डेफिनेटली अगर किसी गिलास में पानी ज़्यादा होगा तो उसको ढोलने पर पानी ज़्यादा ढुलेगा, किसी गिलास में अगर पानी कम होगा तो जब उसको ढोलोगे तो पानी भी कम ही ढुलेगा ना। तो टेस्टिकल्स में अगर सीमन का वॉल्यूम इतना ज़्यादा इकट्ठा नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिला है, तो डेफिनेटली निकलने वाली इजैकुलेट होने वाले सीमन का अमाउंट कम होगा। लेकिन अगर कोई टेस्टिकल्स में अमाउंट ज़्यादा है न्यूट्रिशन का, बॉडी में न्यूट्रिशन हाई अमाउंट में चल रहा है, तो उस कंडीशन में निकलने वाला सीमन भी ज़्यादा होगा। फ्रीक्वेंटली अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार ऐसे करके सीमन इजैकुलेट हो रहा है तो उस कंडीशन में सीमन का अमाउंट कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और अगर 7-7 दिन के गैप में एक बार हो रहा है, डेफिनेटली सीमन का अमाउंट ज़्यादा होगा। तो सीमन के अमाउंट को आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रोसेस मानिए, प्रोसेस का फर्क नहीं है। अब बात करते हैं नेट इजैकुलेशन। तो मान लीजिए अगर दोनों में वॉल्यूम इक्वल निकल रहा है तो नाइटफॉल फिर भी कंपैरेटिवली कम बार होता है और मास्टरबेशन ज़्यादा बार होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बार आप करते हैं, इसलिए ज़्यादा बार हाथों से किया जाता है, इसलिए यहाँ पर सीमन का अमाउंट कंपैरेटिवली ज़्यादा निकल रहा है। मैं वहाँ पर कंपैरेटिवली लो लिखा है, मैंने लो नहीं लिखा, कंपैरेटिवली लो लिखा है। मतलब नाइटफॉल या मास्टरबेशन ये दोनों के दोनों ही घाटे वाली प्रोसेस है। बात अगर करें तो कई सारे साइंस की स्टडीज़ में हमको देखने को मिलता है कि फर्टिलिटी पर कोई भी इंपैक्ट नहीं है, चाहे मास्टरबेशन का चाहे नाइटफॉल का, फर्टिलिटी पर इंपैक्ट नहीं पड़ता है, फिर भी एक बड़ा घाटा है। देखो नाइटफॉल में क्या हो रहा है कि जो स्मूथ मसल्स हैं वो खुद से ही इरेक्ट होकर इजैकुलेट करती हैं, तो स्मूथ मसल पर कोई टाइट शिकंजा नहीं है। स्मूथ मसल का शिकंजा उतना सख्त नहीं होता है जितना इसका स्केलेटल मसल का शिकंजा टाइट होता है। अगर आप इससे किसी चीज़ को कसोगे डेफिनेटली वो बहुत टाइट कस पाओगे। पीनिस की मसल से अगर किसी चीज़ को कसोगे इतना टाइट नहीं कस पाओगे, वो स्मूथ मसल है ना। स्मूथ मसल हमारे इंटेस्टाइन में भी तो है, इंटेस्टाइन से अगर किसी चीज़ को कसना चाहोगे इतना जोर से नहीं कस पाओगे, लेकिन अगर इसके थ्रू किसी को कसोगे तो उसकी जान निकाल लोगे, इतना कस दोगे। माने स्केलेटल मसल्स में पावर ज़्यादा है, स्केलेटल मसल ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ काम करती हैं। तो मास्टरबेशन में जब स्मूथ मसल को स्केलेटल मसल के थ्रू होल्ड किया जाता है ना, तो एक तरीके से आप स्मूथ मसल की स्ट्रक्चर को, उसकी शेप को, उसके ओरिएंटेशन को बिगाड़ रहे हो। तो एक तरीके से आप इस पाइप को, मैंने आपको एग्जांपल दिया था पाइप का, अगर आप इसे पाइप माने तो स्केलेटल मसल्स इस स्मूथ मसल के पाइप को रप्चर कर दे रहे हैं। लेकिन नाइटफॉल में स्मूथ मसल खुद इरेक्ट करती हैं, खुद सीमन इजैकुलेट करती हैं, खुद शांत हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर एक परफेक्ट ऑर्गेजम वाला फील भी आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। बात करें फर्टिलिटी की तो इन दोनों ही चीज़ों का, हाँ इसका फर्टिलिटी पर इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन इसका फर्टिलिटी पर इंपैक्ट इतना नहीं पड़ेगा। और फर्टिलिटी का सीधा संबंध यहाँ पर मैं पेनिस के स्ट्रक्चर से बात कर रहा हूँ, जिसको मास्टरबेशन बिगाड़ने में नंबर 1 है। फॉर नाइटफॉल पेनिस के स्ट्रक्चर को, शेप को, साइज को इतना बिगाड़ेगा नहीं, लेकिन ये जरूर बिगाड़ेगा क्योंकि इसमें स्केलेटल मसल का शिकंजा बड़ा मजबूत है, वही एक रीजन है बस। बाकी तो न्यूट्रिशन की रिकवरी हो जाती है अगर आपकी डाइट बहुत बेहतर है तो। बात करें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता फर्टिलिटी पर,
तो फिर स्टॉप क्यों करना है? देन ये दोनों प्रोसेस में हम परेशान क्यों हो? हम क्यों देख रहे हैं ये सब स्टॉप करने का? मुझे एक बात सोच के बताओ, फर्टिलिटी पर अगर कोई इंपैक्ट नहीं है, मतलब बच्चा पैदा किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब भी क्या आपको अभी घाटे नहीं दिख रहे हैं इस बात के? डेफिनेटली अगर आपको घाटे नहीं दिखते तो आप इस वीडियो पर नहीं आते। आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इंस्टेंट प्लेजर जो मिल रहा है ना इन दोनों चीज़ों से, वैसे इससे तो नहीं मिलता, लेकिन इंस्टेंट प्लेजर जो इससे मिलता है वो एक तरीके से मज़ा है, लेकिन ये एक ऐसा मज़ा है जिसे अगर देखा जाए तो ये अब सज़ा में बदलता जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इसे रेगुलर किया जाए ना तो ये फीका पड़ जाता है। आप खुद सोच के बताइए कि अगर कोई चीज़ आप रोज़ खाएं, सब्जी कोई आप रोज़ खाएं, क्या सच में आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप कोई सब्जी कोई फल रोज़ खा सकते हो? नहीं खा सकते। सेम चीज़ को रोज़ कर पाना मुश्किल है। इसलिए जब ये चीज़ें इस उम्र में, टीन एज में, जब इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंटली इस काम को किया जाएगा, उस कंडीशन में इन कामों की एक्चुअल जो एज है ना, उसमें ये काम ऐसे लगने लगेगा कि यार ये काम तो हम सालों से करते आ रहे हैं, बड़ा कॉमन है, सीमन का एजैकुलेशन तो हमारे लिए कॉमन हो चुका है, ये कोई बड़ी बात रही नहीं। तो उस टाइम का एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। दैट्स वाई ये एक स्लो पॉइजन है, ये एक स्लो पॉइजन है, इसलिए इससे बाहर निकलना जरूरी है। प्लस इस उम्र में जिस क्रिएटिविटी की हमको नीड है वो तो मरती जा रही है। इस उम्र में जिस फिजिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल एनर्जी की हमको नीड है वो भी जाती जा रही है। तो उसकी रिकवरी के लिए और उसके परसिस्टेंट रहने के लिए हमारी बॉडी में हमको इन चीज़ों को त्यागना तो है। अब बात करते हैं, ये नेचुरली नहीं है, इननेचुरली है। मैन इसको खुद करता है और ये नेचर करवाती है। तो इननेचुरली होने वाली चीज़ को तो हम रोक सकते हैं, भाई इंसान ने इसको किया, इंसान उसको रोक देगा, बस अपने हाथों पर कंट्रोल है और कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ बात करें तो कैसे भी रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन मैंने आपको जैसा पहले बताया कि जिस किसी पाइप को खराब करना आसान है, किसी भी चीज़ को इस दुनिया में खराब करना बड़ा आसान है, लेकिन उस चीज़ को दोबारा बनाना, दोबारा पहले जैसा उसको कर देना, ये मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कंट्रोल हमारा अपना है, कैसे किया जाना है अब उस पर बात करेंगे। तो मैंने बताया कि ये जो मज़ा है वो आगे जाकर फीका पड़ जाएगा और जो नेचुरल सेक्सुअल लाइफ है वो डीप और डार्क इंपैक्ट शो करने लगेगी। इसलिए आजकल शादियां स्टेबल भी नहीं रहती हैं, बहुत बड़ी बड़ी रीजंस हैं, उनमें से ये भी एक रीज़न है। आइए बात करते हैं अल्टीमेटली स्टॉप बोथ। भाई दोनों को ही स्टॉप करना हो तो क्या करें? उसके लिए पहला तरीका है स्पिरिचुअलिटी। अब इन बातों का मतलब सिर्फ शब्दों से नहीं है, इन बातों का मतलब साइंटिफिक बेसिस के साथ में है। अब यहाँ शब्द आता है स्पिरिचुअलिटी और फिजिकल एक्सरसाइज। कई लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज में इंटरेस्ट है और वो करते भी होंगे अभी से। साथ साथ स्पिरिचुअलिटी इसको मानना दो बेसिस के बाद आता है। पहला बेस ये कि मैं आस्तिक हूँ, मैं भगवान में मानता हूँ, तब तो मैं स्पिरिचुअलिटी को मानूंगा। लेकिन मैं नास्तिक हूँ तब क्या? जो लोग नास्तिक हैं उनके बारे में सिर्फ एक बात कहूँगा मैं कि आप नास्तिक अगर इसलिए हैं कि हमने भगवान को देखा नहीं है तो हम मान कैसे लें? हमने भगवान को देखा नहीं है तो मान कैसे लें? तो मैं आपके ओपिनियन की कदर करता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ आपके इस ओपिनियन को कि जिस चीज़ को हमने देखा नहीं, जिसको हमने जाना नहीं, उसको हम माने कैसे? बात सही है, ये एक पहला ही पॉइंट है। किसी से मिलने से पहले हम उसकी बातों को मान लें, ये मुश्किल है। किसी से मिलने के बाद उसको जानते हैं तब जाकर उसकी बात को हम मानते हैं, यही एक पहला पॉइंट है। तो ये क्यूरियोसिटी आप में है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करूँ भगवान की, तो भगवान को तो उन लोगों ने भी नहीं जाना जो आस्तिक हैं। तो नास्तिक होकर आपने कोई बड़ा काम तो किया नहीं और ना ही आस्तिक होकर किसी ने किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान को जानना अगर किसी के बस में नहीं है तो भगवान की मानी क्यों? वो सुनो, भगवान ने एक लाइन कही है कि मेरा तुम्हारे कर्मों में कोई हस्तक्षेप नहीं है। राइट, सही है। क्या इंसान आज की दुनिया में आइडियोलॉजी के साथ जिए, किसी आइडियलिस्टिक लाइफ के साथ जिए, या फिर अपने जीवन को बर्बाद करने की तरफ चला जाए? क्या बेहतर है? डेफिनेटली अपनी लाइफ में आइडियल्स और गोल सेट करे और उस राह पर चले, यही तरीका सही है। मुझे बताओ, क्या भगवान ने कभी ऐसा कहा कि तुम अपनी लाइफ को खराब रास्ते पर लेकर जाओ? नहीं, भगवान के स्टेटमेंट्स हमेशा कर्म के अच्छे होने की ओर है, जिसके बाद कर्म फल कर्म के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। भगवान का ना तो कर्मों में रोल है ना कर्म फल में रोल है। तो मेन बात यह है, चाहे आप आस्तिक हो या नास्तिक, अल्टीमेटली करने तो आपको सही कर्म है। अब जो लोग बिना भगवान को माने भी अगर सही कर्म कर रहे हैं तो अल्टीमेटली मान तो भगवान की बात रहे हैं, भले उन्होंने भगवान को जाना नहीं। और जो लोग आस्तिक हैं, जाना तो भगवान को उन लोगों ने भी नहीं है, कभी मिले नहीं है वो लोग, लेकिन भगवान को मानकर वो लोग सही कर्मों की तरफ जा रहे हैं। तो एक तरीके से भगवान का होना या फिर स्पिरिचुअलिटी का होना उनकी लाइफ में एक चाबी की तरह काम करता है, जो उनको एक पाथ प्रोवाइड करता है। यही इंपॉर्टेंट है कि स्पिरिचुअलिटी आपको एक पाथ देती है। इसलिए अगर आप नास्तिक हैं तो, और अगर आप सच में नहीं मानना चाहते, तो फिर आप स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में मत उतारिए, लेकिन अपने कर्मों को ठीक रखिए। लेकिन अगर आप आस्तिक हैं तो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का महत्व तो बढ़ जाता है। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक पर। अल्टीमेटली कर्म प्रधान बनना है हमको। तो स्पिरिचुअलिटी में दो बातें हैं यहाँ पर। पहला, नाम। ये नाम क्या चीज़ है? जैसे मैं राम नाम जपता हूँ, मैं भोलेनाथ का नाम जपता हूँ, मैं बजरंग बली का नाम जपता हूँ, मैं कृष्ण कृष्ण जपता हूँ, मैं राधे राधे जपता हूँ, मैं सिया राम जपता हूँ। तो ये जो नाम जपना है मुझे पसंद आता है, इसलिए मैं जपता हूँ। इस नाम को जपने से मुझे बार बार ये पता लगता है कि हाँ, गॉड एग्जिस्ट करता है, गॉड सही कर्मों के लिए बोलता है, तो मुझे सही कर्म करने हैं ताकि मेरी बुद्धि स्थिर रहे। तो नाम को भजो। भजन का मतलब होता है भजना, भजने का मतलब होता है जपना, जपने का मतलब होता है रेपिटेशन। तो रिपीट करते रहो भगवान के नाम को, यह आपको एक पाथ प्रोवाइड करेगा। तो अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी से एक पाथ निकल कर आता है। इस पाथ का होना तब भी जरूरी है जब आप भगवान को मानते हैं, इस पाथ का होना तब भी जरूरी है अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर पाथ नहीं होगा ना तो आपकी राहें कहाँ आपको लेकर जाएंगी उसका कुछ पता ही नहीं रहेगा। बात करते हैं तो नाम और भजन। तो अभी मैंने जो नाम लिए ये गॉड्स के नेम्स हैं, पर कई लोग अगर कहें कि हमारा धर्म तो ये है, हमारा धर्म ये है, तो मैं उन लोगों से भी एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे प्यारे लोगों, धर्म सबसे बड़ा इंसानियत का ही तो है, ह्यूमैनिटी का ही तो है। और ह्यूमैनिटी क्या बताती है? ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग
अगर आपको राम नाम बोलने पर उस ऊपर वाले की याद आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे एक सही पाथ दिख रहा है, तो मतलब राम आपके लिए भगवान है। अगर आपको अल्लाह बोलने पर यह फील आ रहा है कि नहीं मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ, तो वो आपके लिए भगवान है। अगर आपको गॉड बोलने पर यह फील आ रहा है कि हाँ मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ, तो आपके लिए भगवान है। अगर आपको वाहिगुरु जी बोलने पर यह फील आ रहा है कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ, तो आपके लिए वही भगवान है। भगवान अगर आप किसी नाम से सर्च कर रहे हो तो आपको नहीं मिलने वाला। भगवान एक थॉट की तरह है, वो थॉट सबके लिए कॉमन है। इसलिए कहा जाता है सबका मालिक एक। तो भगवान को अपना मालिक, अपना पिता मानो, अपना फ्रेंड मानो, उसके बाद आपको पाथ मिलेगा। और इस मामले में संगीत या फिर म्यूजिक आपकी मदद करता है। अब म्यूजिक आप चाहे भजन की कैटेगरी से सुनो या फिर म्यूजिक से कैसे भी, बस उसमें भगवान का नाम आता हो। आप जिनको भी पसंद करते हैं उनका नाम अगर आप बार बार जपेंगे, डेफिनेटली आपको एक अच्छा पाथ मिलेगा। लाइफ हमारी अच्छी होती है ऊपर वाले को याद करने से। हमारे बस ऊपर वाला, इसको मैं किसी भी नाम से कहूँ, मुझे याद वही आना चाहिए। याद मुझे एक पाथ प्रोवाइडर आना चाहिए, मेरा पाथ डिसाइडर आना चाहिए। वही आपके लिए भगवान है, वही मेरे लिए भगवान है। अब बात करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज की। ध्यान रखें, अगर आपको ये लग रहा हो कि ये सब बताया गया काम से ज़्यादा बेहतर ये है, तो गलती में जी रहे हैं आप। इसके बिना इस पर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग आजकल यूथ जो है हनुमान जी से ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कई लोग देखते हैं हनुमान जी की बस फिजिक है, वो उनका पहला गुण है। बिल्कुल, इंसान है भगवान सबको उनके गुणों के लिए, उनके कर्मों के लिए याद किया जाता है, ये बात सच है, इसमें कोई दो राह नहीं है। हनुमान जी में परम ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं। उनकी फिजिक को उन्होंने मेंटेन किया, शरीर की शक्ति को, मन की शक्ति को। उसी शक्ति से प्रभावित होकर हम भी उनको याद करने की कोशिश करते हैं, और याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, श्रद्धा से याद करते हैं। तो एक्सरसाइज एक तरीके से उनका प्रसाद है। तो बिना भगवान को याद किए प्रसाद पे कैसे पहुंचोगे, है या नहीं? दूसरी बात, भगवान को याद क्यों करना है उसका कारण आपने जान लिया, इसलिए यहां से लेकर कहानी यहां पर खत्म करनी पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज में मैंने लिखा है छोटा सा HLR, इसका मतलब है हैंगिंग लेग रेजेस। हैंगिंग लेग रेजेस क्या है, यह मैं आपको एक छोटे से सिनेरियो से दिखाऊंगा। देखिए सिनेरियो, देख लिया? अब अगर आप सोच रहे हो कि हैंगिंग लेग रेजेस एक्सरसाइज को ठीक इसी तरीके से परफॉर्म करना है, तो आप गलत हैं। मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज के दौरान अगर आप गौर से देखें तो ये एब्डोमेन के लिए होती है, हमारे एब्स के लिए होती है। एब्डोमिनल मसल्स के थ्रू इस काम को किया जाता है। लेकिन एक्चुअली आपको जिस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है ना, ये सब प्रॉब्लम पेल्विक रीजन में हो रही है। पेल्विक रीजन मतलब एब्डोमिनल मसल, जो पेट है ना, पेट उसके जस्ट नीचे जो हिस्सा है जहां हमारा पीनिस सिचुएटेड है, वहां पर वो है पेल्विक रीजन। उस पोर्शन की मसल्स को काम करना जरूरी है। अब ये एक्सरसाइज कुछ इस तरीके से है, मैं आपको डायग्राम से समझाना चाहूंगा। मान लीजिए ये हमारी एक लेग है, सपोज दैट, मैं शॉर्ट फॉर्म में बना रहा हूं। इस साइड पेनिस का रेगुलेशन सिस्टम चल रहा है, मान लीजिए सपोज दैट, ये डायग्राम बड़ा रफ बनाया मैंने। मान लीजिए ये एक लेग है, ये दूसरी लेग है। ये दोनों लेग में कौन सी मसल्स होंगी? डेफिनेटली लेग हमारे चाहने से चल सकती हैं। इसका मतलब इन दोनों में ही कौन सी मसल है? स्केलेटल मसल, राइट। तो जो स्केलेटल मसल है ना, और जो पीनिस है, इसमें कौन सी मसल है? स्मूथ मसल, राइट। तो होता क्या है, बॉडी में जो न्यूट्रिशन मिलने वाला है, रात को सोने से जस्ट पहले हमको करना क्या है कि जैसे हैंगिंग लेग रेसेस में आपने जैसा देखा, खड़े तो आपको उस तरीके से ही होना है, किसी रॉड के थ्रू या फिर किसी दीवार के थ्रू अपने हाथों को यूं हैंग करवाकर, अपनी पूरी बॉडी को हैंग करवाकर अब लेग्स का मूवमेंट करना है। लेकिन लेग्स का मूवमेंट कैसे करना है, उसमें ध्यान रखना है कि पेल्विक हिस्सा, जो हमारा पेल्विक हिस्सा है ना, पेल्विक हिस्सा मतलब ये हिस्सा पेल्विक है, जहां पर पेनिस सिचुएटेड है, उस हिस्से को हम पेल्विक रीजन कह रहे हैं। तो पेल्विक रीजन की मसल्स का रोल रहे। अब होगा क्या, पेल्विक रीजन में जो स्केलेटल मसल है ना, जब इनका मूवमेंट होगा तो ये स्लो होगा, बहुत स्लो, धीमा धीमा मूवमेंट करना है। इनके मूवमेंट से जो एनर्जी पेल्विक रीजन में है, उस एनर्जी को स्केलेटल मसल अपनी एक्सरसाइज के थ्रू खर्च कर देंगी, राइट। और अब पेनिस के पास में जो स्मूथ मसल है, उनको इतनी एनर्जी मिलेगी ही नहीं कि वो अपनी एनर्जी के थ्रू अपना इरेक्शन बरकरार रख सकें और रात में सडनली अपने सीमन को बाहर निकाल सकें। इसलिए किसी एक रात को बचाने के लिए, मतलब अगर इस रात को मैं एक्सरसाइज करता हूं तो अगली सुबह मैं इस प्रॉब्लम से बचा हुआ रहूंगा, नाइट फॉल की प्रॉब्लम से बचा हुआ रह जाऊंगा। माने हर एक अगले सुबह की बचाव, हर एक अगले सुबह का बचाव पिछली रात को की गई एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। यह बात यहीं के लिए बहुत ज्यादा वैलिड है। लेकिन सर हर एक दिन एक्सरसाइज करनी पड़े, किसी दिन हम गलती से भूल गए तो रिस्क है, लेकिन इतने ज्यादा नहीं। वो भी डिपेंड करता है, अगर आप इस एक्सरसाइज को कई बार कर चुके हैं और आप इस तरीके से 10 दिन 20 दिन अपने आप को बचा गए, तो उस कंडीशन में आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि तब तक हमारा पेनिस अपने ऊपर रेगुलेशन पाना जान लेगा। जब वो पेनिस अपने ऊपर रेगुलेशन पाना जान लेगा तो वो हर एक इरेक्शन से अपने आप को बार बार इजैकुलेट करवाने पर मजबूर नहीं होने देगा। उस कंडीशन में सीमन का टेंशन बढ़ता जाएगा, हार्मोन्स के थ्रू स्मूथ मसल को पावर मिलती जाएगी, स्ट्रेंथ मिलती जाएगी, और उस कंडीशन में नाइट फॉल से हमको परमानेंटली छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगर हरकतें दोबारा वैसी ही रही, लाइक पोर्नोग्राफी की तरफ जाना, तो नाइट फॉल उस कंडीशन में सेव नहीं कर सकता। मेरा मतलब नाइट फॉल होने से हम रोक नहीं पाएंगे। तो ज़रूरी है कि हमको अपनी एक्सरसाइज पे मेंटेन रहना पड़ेगा और डेली ऐसा होना चाहिए। अब ये बात भी सुन लीजिए कि जब मैंने ये कहा कि पाइप को आप बर्बाद कर रहे हो, कोई पाइप है जब उसका इस्तेमाल कर रहे हो, डेफिनेटली वो बर्बाद हो रहा है।
इसलिए जब उसकी रिकवरी करोगे तो आपको वक्त तो लगेगा ही लगेगा। हो सकता है जब आप रिकवर करने जा रहे हो वो पाइप दोबारा खराब हो। तो इस एक्सरसाइज के बाद भी अगर आपको नाइटफॉल की प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप नेचुरल एक्सरसाइज का सहारा ले रहे हो, किसी अंग्रेजी दवा का सहारा नहीं ले रहे हो। अंग्रेजी दवा का सहारा लिया होता तो शायद ऐसा होता कि आपको नाइटफॉल से बचाव मिलता, लेकिन कितने साइड इफेक्ट मिल जाते उसकी कोई गारंटी नहीं थी। फिर बिना डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के आपको एलोपैथी की कोई मेडिसिन मिल भी नहीं सकती। डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के लिए आपको पेरेंट्स को साथ लेकर जाना पड़ेगा। ये सब बातें जब पॉसिबल नहीं है तो उन अंग्रेजी दवाओं को हटा ही दो। और फिर कौन सी ऐसी अंग्रेजी दवा होगी जो सीधा सीधा आपको नाइटफॉल से एक बार में बचा ले बिना साइड इफेक्ट के? मुश्किल है। इसलिए आप नेचुरल मेथड की तरफ चलो जिसमें साइड इफेक्ट जीरो है और इसके जो इंप्रूविंग इफेक्ट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेट 100% की तरफ है। 99% भी हो सकता है, 98% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन। इन्हीं बातों के साथ साथ आपको पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना होगा। आपको डेली नहाना होगा। कई लोग कहते हैं ठंडे पानी से नहाओ, मर्दों के लिए ज़रूरी होता है, लड़कों के लिए अच्छा होता है। अरे अगर अपनी सेहत को ही खो बैठोगे तो क्या खाक अपने आप को एक और प्रॉब्लम से ठीक कर पाओगे? इसलिए ठंडे पानी से नहाना, गर्म पानी से नहाना, उसका इन एक्सरसाइज के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप गर्म पानी से भी नहाते हैं, ठंड है तो गर्म पानी से ही नहाओ, बुद्धि लगाओ, नेचर के अकॉर्डिंग चलो। तो नेचुरल एक्सरसाइज जो है अगर इसको करने के बाद भी एक आध बार नाइटफॉल का सामना करना पड़ रहा है तो उसे होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो नाइटफॉल इसलिए नहीं हुआ है कि आपकी एक्सरसाइज फेल कर गई, बल्कि इसलिए हुआ है कि एक्सरसाइज आपको ठीक करने की कोशिश कर रही है और कभी ना कभी जो मास्टरबेशन है इसमें अधूरापन रह गया था। उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए पेनिस ने अपना इरेक्शन पूरा किया और तब जाके पेनिस को सुकून मिला। एक्चुअली मास्टरबेशन में जो प्रोसेस है इसमें आप पेनिस को सुकून दे रहे हो नहीं दे रहे हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ मन को ठंडक मिल रही है। नाइटफॉल के दौरान पेनिस कंप्लीट इरेक्शन शो करता है और कंप्लीटली अपने सीमन को इजैकुलेट करता है, तब वो सुकून की नींद में जाता है, तब पेनिस को एक एक्चुअल रिलैक्स मिलता है। तो ये फिजिकल एक्सरसाइज कहीं ना कहीं पेनिस को एक एक्चुअल रिलैक्स देने के लिए है। तो इसको करने के बाद भी इसको करने के बाद भी अगर नाइटफॉल हो रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। बट ये बात याद रखना कि इस एक्सरसाइज को करने के बाद में नाइटफॉल की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, पर साथ साथ पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है, डेली नहाना जरूरी है, बॉडी को तरोताज़ा रखना जरूरी है, गलत चीज़ों से दूर रहना जरूरी है। उन सब के बिना अगर फिजिकल एक्सरसाइज को करते हो तो कहानी थोड़ी मुश्किल है। ये तो वही बात हो गई कि मैं पाइप को रिकवर करने के लिए उसको मैं टेप बांध रहा हूँ, एमसील लगा रहा हूँ, लेकिन साथ साथ उस पाइप पर मैं हथौड़ा भी मार रहा हूँ, तो मुश्किल वाली बात होगी। तो इस एक्सरसाइज में आपको पेल्विक मसल्स का इस्तेमाल करना है। पेल्विक मसल के बारे में मैंने आपको भी बताया। अब अगर बात करूं तो डाइट, क्योंकि इन एक्सरसाइज के साथ डाइट भी जरूरी है। जो डाइट मैं प्रेफर करता हूं वो है काला चना, मूंग और मोठ। मूंग और मोठ कुछ अलग नहीं है बल्कि एक जैसे ही है, बस रंग का फर्क है, न्यूट्रिशन का फर्क हो सकता है, आयंस का फर्क हो सकता है, बाकी शेप और स्ट्रक्चर सेम दिखती है। कलर में डिफरेंस दिखता है। मूंग आपको हरे रंग की दिखती है, मोठ आपको ब्राउन कलर का दिखता है, बाकी दोनों का शेप एंड साइज सेम रहता है। और काला चना तो आपको मालूम ही है। ये तीन चीज़ें रॉ फॉर्म में कच्चे माल के रूप में बड़ी सस्ती पड़ती हैं, किसी परचूनी की दुकान पर मिल जाती हैं। वैसे मेरी आदत है मैं डेली सर्दियों में गुड़ का कंजम्पशन करता हूँ, मैं गुड़ खाता हूँ, 70 से 80 ग्राम में गुड़ लगभग खाई जाता हूँ, कभी कभार 100 ग्राम भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को इसके लिए मना ही करूँगा क्योंकि गुड़ का इतना अमाउंट खाना कोई ठीक नहीं है। लेकिन मुझे ये ज़्यादा मीठा खाना पसंद आता है, इसलिए मैं लगातार खाता रहता हूँ। मेरे बॉडी का न्यूट्रिशन मेरे को ज़्यादा चाहिए होता है। साथ ही साथ जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो भी गुड़ से दूर रहना। लेकिन काला चना, मूंग और मोठ में कोई शुगर वगैरह तो है नहीं, तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको खाना किस तरीके से है, आप जिस रात को सो रहे हैं उस रात को आप इनको पानी में डालकर उबाल लीजिए, पानी में डालकर रहने दीजिए 8-10 घंटे तक आप इसको पानी में रहने दीजिए। अगली सुबह जब आप जागते हैं तो उस दौरान इसको धोइए, हाथ से मसल कर धोइए, छानिए और उसके बाद में इसमें गर्म पानी, मेरा मतलब पानी डालकर इसे गर्म कीजिए, उबालिए। उबालने के दौरान आप दोबारा इसे छानिए और उसे आप नमक मिलाकर खा सकते हैं। आपको स्वाद में बेहतर भी लगेंगे और खाने में फायदेमंद तो है ही। मेन बात यह है कि इतने बड़े अमाउंट में चने खाने से गैस की प्रॉब्लम होती है शुरुआत में, इसलिए आप शुरुआत में इसका अमाउंट कम रखें। इतना सब आप खा भी नहीं पाएंगे और कहीं बदहजमी हो गई तो आपके लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी, इसलिए अमाउंट कम रखें। और कोई खराबी नहीं है, बस इसका अमाउंट कम रखें शुरुआत में। वक्त के साथ साथ आपकी भूख बढ़ जाएगी तो आप अपने आप 200 ग्राम 250 ग्राम खाने लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मेरी डाइट थी जो मैंने आपको बताई। बाकी लोगों की नज़रों में कई और सारी डाइट्स भी हैं, जिम जाना और नहीं जाना ये सब एक अलग टॉपिक है, बट इन सब बातों को बिना जिम के भी ठीक किया जा सकता है। और जिम में जाकर आप सिर्फ मसल का साइज इंप्रूव करते हैं, बॉडी की स्ट्रेंथ का होना ना होना उस पर डिपेंड नहीं करता है। मैंने कई जिम रैट्स को देखा है जो कि अपनी स्ट्रेंथ के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपनी साइज के लिए जाने जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ मस्क्यूलर वैस्क्यूलर, बी अ स्ट्रेंथफुल पर्सन, राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा। बाकी ध्यान रखिए कि इसके बिना अगर आप सिर्फ इसी को साथ लेकर चलना चाहते हैं कि यही है जो उद्धार करेगी, मैं आपको बता दूं कि फिजिकल एक्सरसाइज आज के टाइम पे लोग ज़्यादा हनुमान जी से कनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मचारी रहे हैं, उनकी लाइफ में एक पाथ रहा है, श्री राम का नाम लेकर वो बड़े से बड़े काम को सिद्ध कर गए। उनके फिजिक के लिए लोग उनके दीवाने हैं, लोग उनको बहुत मानते हैं। हर धर्म का इंसान उनकी पूजा करने को आतुर रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फिजिक। तो उस कंडीशन में उनकी जो फिजिक है, उनका जो ब्रह्मचर्य है, वो क्यों कायम रह पाया? क्योंकि उनको एक परफेक्ट पाथ मिला। एक परफेक्ट पाथ मिलने के पीछे स्पिरिचुअलिटी जिम्मेदार है। तो स्पिरिचुअलिटी आपको क्यों चाहिए? एक परफेक्ट पाथ के लिए। परफेक्ट पाथ के लिए आपको भगवान को याद करना है। भगवान को याद क्यों करना है? क्योंकि प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं। तो इन प्रॉब्लम्स के लिए हमने भगवान को याद किया, मतलब स्पिरिचुअलिटी को लेकर आए, एक पाथ को पकड़ा, उस पाथ पर चलते हुए हमको पता लगा कि हाँ, हमको फिजिकल एक्सरसाइज का सहारा लेना है। क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज भी एक तरीके से शरीर की पूजा है। हमारा शरीर एक मंदिर से कम नहीं है, तो मंदिर से पहले भगवान को याद किया जाता है, राइट।
ये रही आपकी एक्सरसाइज और डाइट्स मैंने अपनी बताई हैं आपको, आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं। एक्सरसाइज में मैंने सिर्फ इस एक्सरसाइज को बताया है, कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं बताई है। ये एक्सरसाइज हार्मफुल नहीं है, पर अगर तरीका गलत होगा आपको तो हार्मफुल होगी। अगर आप सोच रहे हैं मैं एब्स बना लूंगा, ट्रस्ट मी अगले दिन नस खिंच जाएगी पेट की, इसलिए गलती मत करना। जो एक्सरसाइज मैंने बताई है, जितना धीमे बताई है और जितने नंबर ऑफ रेपिटेशंस बता रहा हूँ, 5 से 10 रेपिटेशंस इसके करने हैं, इससे ज़्यादा मत करना। 5 से 10 रेपिटेशंस बहुत हैं। चलिए खैर, मुलाकात करते हैं एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक सभी को जय श्री राम।